वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक इन्वेस्टिगेशन बेस्ड मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है डिटेक्टिव कार्तिक। एक्चुअली एक अंडररेटेड मूवी है, लेकिन देखने में बहुत ही मजा आया। थोड़े बहुत सस्पेंस एंड ट्विस्ट देखने को मिलते हैं और इसी तरह एक बेहतरीन सा मैसेज भी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही आधी रात को किसी फॉरेस्ट एरिया में एक स्कूल लड़की को दिखाया जाता है, जो शायद बेहोश पड़ी होती है। थोड़ी देर के बाद इस बच्ची को होश आता है और इसी तरह दिखने में ऐसा लगता है कि ये लड़की थोड़ा जख्मी हालत में है। इसको समझ में नहीं आता कि ये कहाँ पर है। बहुत ही मुश्किल के साथ इस फॉरेस्ट एरिया से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जा नहीं पाती, वही की वही गिर जाती है। खैर सुबह होने के बाद एक न्यूज़पेपर वाला बंदा उस फॉरेस्ट एरिया में आकर जब सुसु कर रहा होता है, तो उसी जगह पर इस बंदे को वो स्कूल वाली लड़की नजर आती है जो नीचे पड़ी होती है। उसके बाद क्या था, ये बंदा फटाफट से पुलिस वालों को कॉल करता है और शॉकिंग बात यह है कि इस लड़की की डेथ हो चुकी होती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर श्रीकांत नाम का एक इंस्पेक्टर और इसी तरह संध्या और पल्लवी नाम के दो लड़कियां भी आती है। संध्या अच्छे से क्राइम स्पॉट की इंस्पेक्शन करने लगती है, तो अंदाजा लगा लेती है कि इस लड़की को कहीं और मारा गया और बेचारी ये सड़क पर आने वाली थी, तब इसकी डेथ हो गई ज्यादा खून बहने की वजह से। उसी एरिया में संध्या को एक डिवाइडर मिलता है, वही जिससे मेजरमेंट डालते हैं ना, तो उसी से मारा गया होता है इस लड़की को। उसके बाद काफी सारे मीडिया वाले उस स्कूल के पास जाकर उस प्रिंसिपल से थोड़ा इंटरव्यू करने लगते हैं। प्रिंसिपल का नाम होता है रमेश। रमेश कहने लगता है कि हम लोगों को भी ये बात जानकर बहुत दुख हुआ कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की की डेथ हो गई। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। लड़की का नाम होता है ऋषिता और रमेश मीडिया वालों को इसके स्कूल पर ब्लेम करने से रोकने लगता है कि ऋषिता की डेथ स्कूल के बाहर हुई, न कि स्कूल के अंदर। खैर दूसरे सीन में कार्तिक नाम के एक बंदे और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है और कार्तिक एक्चुअली संध्या से प्यार करते रहता है, वन साइड लव। और संध्या एक डिटेक्टिव ऑफिस में काम करती रहती है। संध्या कार्तिक को भाभी नहीं दे रही होती। खैर दूसरे दिन संध्या और पल्लवी ऋषिता के स्कूल आते हैं। ऋषिता के बारे में पूछने पर यह बात पता चलती है कि ऋषिता अपनी क्लास में टॉप 1 लड़की है, मतलब अच्छा पढ़ती है, एक्टिव रहती है। लेकिन उसी की रिश्तेदार नेहा नाम की एक लड़की ऋषिता से जलती रहती है। नेहा पढ़ाई में इतना खास नहीं होती, जिसकी वजह से नेहा के माँ बाप और प्रिंसिपल हमेशा नेहा को डांटते रहते हैं कि ऋषिता को देखकर सीखो तुम कुछ। उसके बाद संध्या और पल्लवी प्रिंसिपल रमेश के पास आते हैं, तो पूछताछ करने पर संध्या को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली कल ऋषिता स्कूल को नहीं आई थी, मतलब स्कूल ड्रेस तो पहना था लेकिन स्कूल को नहीं आई। उसके बाद संध्या वहाँ के टीचर से और कुछ पूछताछ करने लगती है कि आप लोगों ने लास्ट टाइम ऋषिता को कब देखा था, एक्सेट्रा वगैरह। दूसरी तरफ कार्तिक हर रोज संध्या को ही फॉलो करते रहता है, लेकिन इसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो संध्या के पास जाकर प्रपोज करे। एक दिन पल्लवी कार्तिक और उसके फ्रेंड को देख लेती है। फटाफट से इन दोनों के पास आकर पूछने लगती है कि आखिरकार तुम दोनों हर रोज यहाँ पर क्या उखाड़ने के लिए आते हो। कार्तिक बताने लगता है कि एक्चुअली मैं संध्या से प्यार करता हूँ। पल्लवी एक शॉकिंग बात बताने लगती है कि 3 दिन से संध्या मिसिंग है। यह सुनने के बाद कार्तिक के तो होश ही उड़ जाते हैं और इसीलिए 3 दिन से कार्तिक को संध्या नजर नहीं आ रही थी, उसी की तलाश करते रहता है। उसके बाद कार्तिक उस डिटेक्टिव एजेंसी के बॉस के पास जाता है। बॉस कार्तिक को देखकर पहचान लेता है। अरे कार्तिक, तुम यहाँ पर कैसे? बात ये थी कि 2 साल पहले कार्तिक इसी डिटेक्टिव एजेंसी में काम किया करता था, लेकिन कुछ इश्यूज होने की वजह से इसने ये काम छोड़ दिया। बॉस से पूछने लगता है कि मुझे संध्या के बारे में जानना है। बॉस कहने लगता है हाँ, मुझे भी ये बात सुनकर बहुत शौक लगा। एक्चुअली संध्या इंस्पेक्टर श्रीकांत के कहने पर एक स्कूल लड़के का केस हैंडल कर रही थी, लेकिन इसी दरमियान में पता नहीं संध्या के साथ क्या हुआ, वो मिसिंग है। उसके बाद कार्तिक, उसका फ्रेंड और पल्लवी इंस्पेक्टर श्रीकांत के पास जाते हैं। श्रीकांत कहने लगता है कि एक्चुअली मैं संध्या को कॉलेज डेज से ही जानता था, वो मेरी अच्छी फ्रेंड है। जब भी मेरे पास कोई केस आता तो मैं उसको हेल्प करने के लिए कहता। 3 दिन पहले ही उसने मुझे कॉल किया था, कहने लगी थी कि कोई केस में क्लू मिला है। तो कार्तिक संध्या के मिसिंग केस को इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। उसके बाद ये तीनों स्कूल में जाते हैं। अब कार्तिक पहले रिश्ता के केस को डील करने लगता है। इसको शक होने लगता है कि संध्या के मिसिंग केस में जरूर इसका कोई कनेक्शन होगा। कार्तिक ऋषिता की क्लास में जाकर उसके क्लासमेट से ऋषिता के बारे में पूछने लगता है कि ऋषिता के कौन दोस्त थे, कौन दुश्मन थे, कौन लाइक करते थे, कौन डिसलाइक करते थे। और ये भी कहने लगता है कि तुम में से कोई है जिसने ऋषिता की हत्या की। और इसी तरह कार्तिक हल्के से नेहा पर भी शक करते रहता है, क्योंकि नेहा ऑलरेडी ऋषिता से जलती थी। खैर वहाँ से वापस आते समय कार्तिक का फ्रेंड पूछने लगता है कि आखिरकार तुम इस बच्ची का केस क्यों डील कर रहे हो, हमें तो संध्या को ढूंढना है। कार्तिक कहने लगता है कि ऋषिता का केस क्लोज होने के बाद ही संध्या का कुछ पता चलेगा, क्योंकि शायद संध्या ने मर्डरर को गेस कर लिया था।
अगर हत्यारा मिलेगा तो संध्या भी मिल जाएगी। उसके बाद ये तीनों ऋषिता के माँ बाप के पास जाते हैं। पूछताछ करने पर यह बात पता चलती है कि ऋषिता के फादर ने ऋषिता को उस दिन स्कूल के पास ड्रॉप किया था, लेकिन प्रिंसिपल रमेश ने क्या कहा था कि उस दिन ऋषिता स्कूल को ही नहीं आई। तो ये तीनों बहुत ही कंफ्यूजन से रहते हैं, क्या सच में उस दिन ऋषिता स्कूल आई थी या स्कूल नहीं आई थी। अगर स्कूल के अंदर आई थी तो बाहर कैसे गई। खैर उसी रात पल्लवी थोड़ा बोर होते हुए कार्तिक को कॉल करने लगती है, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल होता है। बाद में वो कार्तिक के फ्रेंड को कॉल करती है तो कार्तिक का फ्रेंड हड़बड़ाई में पल्लवी से कहने लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है, हम दोनों हॉस्पिटल में है। यह सुनने के बाद पल्लवी शॉक में रह जाती है। उस हॉस्पिटल का पता करके फटाफट से उस हॉस्पिटल पर जाती है। कार्तिक के फ्रेंड से पूछने लगती है कि आखिरकार कार्तिक को क्या हुआ, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, सही सलामत हो तुम। कार्तिक का फ्रेंड कहने लगता है रुको रुको, एक्सीडेंट हम दोनों को नहीं हुआ, कार्तिक के अंकल को हुआ। और वैसे भी क्यों तुम्हारे अंदर इतनी छोल मची है, माजरा क्या है। पल्लवी कार्तिक के फ्रेंड को बताने लगती है कि एक्चुअली ये कार्तिक से प्यार करती है। कुछ दिनों से जब कार्तिक संध्या को फॉलो कर रहा था तो पल्लवी भी संध्या के साथ ही थी। तो पल्लवी ने ये सोचा कि कार्तिक पल्लवी को फॉलो कर रहा है। उस टाइम से ही कार्तिक से प्यार करने लगी थी। पल्लवी कहने लगती है कि संध्या मिलने के बाद वैसे भी कार्तिक को रिजेक्ट कर देगी, उसके बाद मैं कार्तिक को प्रपोज कर दूंगी। जब तक तुम कार्तिक को मेरे बारे में मत बताना प्लीज। खैर दूसरे दिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर कार्तिक को ये बात पता चलती है कि उस डिवाइडर पर खुद ऋषिता के ही फिंगरप्रिंट्स थे। मतलब हत्यारे ने बहुत ही चालाकी से ऋषिता को मारा बिना एक भी क्लू छोड़े। शॉकिंग बात यह है कि ऋषिता के बैग में उसका डिवाइडर वैसे ही है। कार्तिक कहने लगता है कि वो डिवाइडर किसका है ये हमको पता करना होगा। उसके बाद ये तीनों नेहा के पेरेंट्स के पास जाकर ऋषिता के बारे में पूछने लगते हैं। नेहा के पेरेंट्स भी यही कहने लगते हैं कि ऋषिता बहुत ही अच्छी लड़की है, पढ़ाई में नंबर 1 है और ऋषिता के फैमिली के कोई भी दुश्मन नहीं। हम खुद हमारी बेटी नेहा को ऋषिता के जैसा पढ़ने के लिए कहते रहते हैं। ढंग से पढ़ाई ना करने की वजह से हम लोग हमारी बेटी को प्रिंसिपल रमेश सर के पास ट्यूशन पर भेजने लगे। कार्तिक को ये बात थोड़ा शॉकिंग लगती है, क्योंकि जब रमेश से पूछताछ किया था रमेश ने इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं कि रमेश ट्यूशन भी पढ़ाता है। जब दोबारा कार्तिक रमेश के पास जाता है तो उसके कैबिन में नेहा होती है। रमेश नेहा को डांटते रहता है। इस बार रमेश से पूछने पर रमेश कबूल कर लेता है कि हाँ मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। उसके बाद रमेश से ये पूछने लगता है कि उस दिन ऋषिता स्कूल को आई थी, आपने झूठ क्यों कहा, उसके पेरेंट्स ने भी बताया था मुझे। रमेश कहने लगता है अगर उस दिन ऋषिता स्कूल को आई थी तो आप खुद रजिस्टर चेक कर लीजिए, प्रेजेंट है या एब्सेंट। तो बाहर आने के बाद कार्तिक को रमेश पर शक होने लगता है कि रमेश जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है। इसी के बारे में पता करने के लिए उसी दिन ये तीनों नेहा को फॉलो करने लगते हैं। जब नेहा रमेश के घर ट्यूशन पर जा रही होती है कार्तिक नेहा को रोककर पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। नेहा रोते हुए अपने साथ जो हुआ वो बताने लगती है कि हमेशा से मेरे माँ बाप, टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स ऋषिता से ही कंपेयर करने लगे, लेकिन सर मुझे पढ़ाई में नहीं डांस में इंटरेस्ट है। अब मैं ये बात मेरे माँ बाप को कैसे समझाऊं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे माँ बाप ने रमेश सर के पास ट्यूशन पर भेजा। कुछ दिन ट्यूशन के क्लासेस अच्छे ही चलने लगे, लेकिन एक दिन रमेश सर सारे स्टूडेंट्स जाने के बाद मुझे रोक लिया। कहने लगे थे कि मैं तुमको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, तुमको अच्छे मार्क्स भी मैं ही डालूंगा, तुम इसके बारे में फिक्र करना छोड़ दो, लेकिन बस तुमको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। इस तरह से रमेश नेहा को अपने बेडरूम में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने लगा था। ये सुनने के बाद ये तीनों शॉक में रह जाते हैं। कार्तिक गुस्से में आकर उसी वक्त रमेश के घर जाकर उसे बहुत मारने पीटने लगता है। शर्म नहीं आई तुमको छोटी बच्ची के साथ ऐसी गंदी हरकतें करते हुए। रमेश रोते हुए कहने लगता है कि एक्चुअली मुझे पीडोफाइल है, इट्स काइंड ऑफ ए साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। हम जैसे लोगों को छोटे बच्चों पर अट्रैक्शन होता है, नहीं कि बड़े लोगों पर। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जो पता है वो तुमको मैं बता दूंगा। इस तरह से रमेश कार्तिक को कुछ सच्चाइयाँ बताने लगता है। एक्चुअली उस दिन ऋषिता के फादर ऋषिता को स्कूल के पास ड्रॉप किया था और ये चीज रमेश अपनी आंखों से देखा, लेकिन जब क्लास में आया तो ऋषिता नजर नहीं आई। रमेश अपने कैबिन में जाकर ऋषिता के बेस्ट फ्रेंड अरुण को अपने पास बुलाकर ऋषिता के बारे में पूछने लगता है। अरुण कहने लगता है हाँ सर, सुबह ऋषिता स्कूल के पास आई थी, उसने मेरे से बात भी किया, उसके बाद पता नहीं कहाँ चली गई। यह सुनने के बाद रमेश अरुण को बहुत डांटने लगता है कि चुपचाप सच सच बता दो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। बच्चों को ब्लैकमेल करना, अपने दोस्तों से झगड़ा करना, सच बताओ ऋषिता उस जंगल में कैसे गई। अरुण मासूम तरीके से कहने लगता है कि सर मैंने ही ऋषिता को मारा। बात ये थी कि कुछ दिनों पहले अरुण ने ऋषिता को प्रपोज किया, लेकिन ऋषिता ने अरुण के प्यार को रिजेक्ट कर दिया। अरुण को अपना अच्छा दोस्त मान रही थी। तभी अरुण ने सोच लिया कि ऋषिता के साथ ये जरूर कुछ न कुछ करेगा। उस दिन ऋषिता स्कूल को कुछ जल्द ही आ गई थी। उसी स्कूल के पास अरुण भी था।
अब इनके फ्रेंड्स कोई भी ना आने की वजह से अरुण ऋषिता से कहा कि हमारे सारे फ्रेंड्स स्कूल के पीछे फॉरेस्ट एरिया में है, चलो ऋषिता हम भी वहाँ पर जाकर थोड़ा चिल करते हैं। तो अरुण की बात मानकर ऋषिता उसके साथ जंगल में जाने लगी, लेकिन इसको कोई भी अपना फ्रेंड नजर नहीं आता। तभी अरुण ऋषिता को दोबारा प्रपोज करने लगता है। गुस्से में आकर ऋषिता अरुण को बहुत डांटने लगती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि ऐसी बातें मेरे सामने मत किया करो। लेकिन गुस्से में आकर अरुण अपना ही डिवाइडर लेकर ऋषिता के गले में स्टैप करके इसको मार दिया। तो सच सुनने के बाद रमेश के तो होश ही उड़ जाते हैं। कहने लगता है कि तुम्हारी उम्र क्या है और तुम इसी उम्र में मर्डर करने लगे, ऐसा क्रिमिनल माइंड कहाँ से आया तुमको। अरुण कहने लगता है यूट्यूब से सर, खामखा यूट्यूब को बदनाम कर रहा है साला ये। लॉकडाउन में मेरे फादर ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझे मोबाइल दिलवाया, फ्री टाइम पर मैं ऐसे ही वीडियोस देखा करता था, इसलिए बिना सबूत के मैंने ऋषिता को मार दिया। ये सुनने के बाद रमेश फटाफट से पुलिस वालों को कॉल करने की कोशिश करने लगता है। अरुण कहने लगता है हाँ सर, पुलिस को बुलाइए, मैं भी आपके बारे में एक सच बताऊंगा। एक्चुअली ट्यूशन में जब रमेश नेहा के साथ कांड कर रहा था, वो वीडियो अरुण ने रिकॉर्ड कर लिया था अपने मोबाइल में। उसी से ब्लैकमेल करने लगता है अपने प्रिंसिपल रमेश को। कहने लगता है कि मुझे तो जुवेनाइल होम भेजा जाएगा, लेकिन आप अपने बारे में सोचिए आपको क्या सजा होगी। खैर प्रेजेंट डे पर पुलिस वाले अरुण और रमेश को दोनों को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद कार्तिक नेहा के पेरेंट्स के पास आकर उनको समझाने लगता है कि आप अपने बच्चों को दूसरे से कंपेयर करना बंद करिए, आपके बच्चों के अंदर क्या टैलेंट है वो जानिए, ऐसे मेंटली बच्चों को डिस्टर्ब मत करिए। खैर अब रिश्ता का केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन संध्या कहाँ पर है। रमेश और अरुण को संध्या के बारे में कुछ पता ही नहीं। सो दूसरे दिन ये तीनों संध्या के एक फ्रेंड के घर जाते हैं, संध्या के बारे में पूछने लगते हैं। संध्या की फ्रेंड कहने लगती है कि उस रात संध्या मेरे घर पर आई थी, लेकिन सडनली पता नहीं उसको क्या हो गया, वो किसी बंदूक को फॉलो करते हुए बाहर चली गई। कार्तिक पूछने लगता है कि कौन है वो बंदा। संध्या की फ्रेंड कहने लगती है कि मुझे तो नहीं पता वो बंदा कौन है, लेकिन कुछ दिनों से संध्या उसे फॉलो करती थी, अगर मैं उसका चेहरा देखूंगी तो जरूर पहचान लूंगी। उसके बाद कार्तिक उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है, तो पता चलता है कि उस रात सच में संध्या किसी अनजान बंदे को फॉलो कर रही थी। जब इस बंदे की फोटो संध्या की फ्रेंड को दिखाने लगता है तो संध्या की फ्रेंड पहचान लेती है और ये भी कहने लगती है कि एक दिन ये बंदा इन दोनों की स्कूटी के सामने आ गया। बेचारा नीचे गिर गया था, लेकिन कुछ भी ना कहते हुए वो चुपचाप वहाँ से चला गया। और इसी तरह काफी सारी बार संध्या की फ्रेंड ने उस बंदे को देखा था, जहाँ पर भी ये जाते वहाँ पर होता था, और दिखने में ऐसा लगता था कि वो बंदा कुछ घबराया हुआ सा था। खैर इंक्वायरी करने पर यह बात पता चलती है कि उस बंदे का नाम प्रशांत है। ये तीनों प्रशांत के घर का एड्रेस फाइंड आउट करके उसके घर जाकर प्रशांत के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने पर यह बात पता चलती है कि कुछ दिनों पहले ही प्रशांत की डेथ हो गई किसी एक्सीडेंट की वजह से। ऐसा प्रशांत का फादर कहने लगता है कार्तिक को। कार्तिक पूछने लगता है क्या मरने से पहले प्रशांत के बिहेवियर में कुछ चेंजेस थे। प्रशांत का फादर कहने लगता है हाँ, उसने सडनली मुझसे 1 लाख रुपए मांगे तो मैंने दे दिया उसको। एक्चुअली प्रशांत एक बीटेक स्टूडेंट होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद दोबारा पैसे मांगने लगा। मैंने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं अब। बाद में मुझे ये बात पता चली कि पैसों के लिए प्रशांत ने अपना लैपटॉप बेच दिया, और प्रशांत मरने से पहले वो घर लेट से आया था। सुबह होने के बाद जब मैं उसके कमरे में गया तो उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अब हम लोगों से यही कह रहे हैं कि हमारे बेटे की डेथ हो गई एक्सीडेंट की वजह से। उसके बाद ये तीनों प्रशांत के 2 फ्रेंड्स के पास जाते हैं, तो ये दोनों भी कार्तिक से यही कहने लगते हैं कि हाँ सर, मरने से पहले प्रशांत ने हमसे भी कुछ पैसे मांगे थे, लेकिन हमारे पास इतना पैसे कहाँ। उसी रात कार्तिक प्रशांत का फोन लेकर उसके अंदर डेटा चेक करने लगता है, तो बहुत छानबीन करने के बाद इसमें एक वीडियो होती है। मतलब एक्चुअली प्रशांत किसी लड़की के साथ वीडियो कॉल में बात करते रहता है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, और थोड़ा आगे देखने पर ये दोनों न्यूड वीडियो कॉलिंग करते रहते हैं, और इसी तरह कुछ चैटिंग भी होती है। चाट बनने पर यह बात पता चलती है कि वो लड़की प्रशांत को ब्लैकमेल कर रही है, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिया तो मैं तुम्हारी वीडियो तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगी। इसीलिए बेचारा प्रशांत परेशान था। उसके बाद ये तीनों इस लड़की की फोटो कैप्चर करके इस लड़की को तलाश करने लगते हैं। फाइनली उस लड़की का घर मिल ही जाता है। कार्तिक उस लड़की के घर में जाकर उसके फादर से उस लड़की को बाहर बुलाने के लिए कहता है कि आपकी लड़की की वजह से एक लड़की की जान गई, ऐसी घटिया हरकतें कर रही है आपकी बेटी। वो बंदा कहने लगता है कि मेरी बेटी तो 3 महीने पहले ही मर गई करंट शॉक लगकर। यह सुनने के बाद कार्तिक के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद ये दोनों दोबारा प्रशांत के वो 2 फ्रेंड्स के पास जाकर यही बात कहने लगते हैं कि प्रशांत किसी लड़की के साथ वीडियो कॉल में बात किया करता था, वो लड़की उसे ब्लैकमेल किया करती थी। क्या तुम दोनों को उस लड़की के बारे में कुछ पता है, कैसे मुलाकात किया उसने? तो प्रशांत का एक फ्रेंड साई कहने लगता है कि सर मैंने ही उस वेबसाइट के बारे में प्रशांत से कहा था, लेकिन मुझे पता नहीं कि बात इतनी दूर तक जाएगी।
और शॉकिंगली तभी उसी वक्त एक और लड़की साई को उसकी वीडियो कॉल भेजने लगती है, साई को भी ब्लैकमेल करने लगती है। कार्तिक कहने लगता है कि ठीक है, तुम घबराओ मत, उस लड़की से एड्रेस वगैरह पूछ लो कि कहाँ पर आना है, कब आना है। मतलब साई भी एक अनजान लड़की से वीडियो कॉल में न्यूड कॉलिंग कर रहा था। अब वो लड़की साई को ब्लैकमेल करने लगी। खैर उसी रात ये चारों उस जगह पर जाकर उस लड़की का इंतजार करते रहते हैं। तभी वो लड़की साई को कॉल करके कहने लगती है कि तुम्हारे सामने जो डस्टबिन है उस डस्टबिन में पैसे डाल दो। तो साई उसी तरह से डालकर वहाँ से चला जाता है और गाड़ी में बैठकर कार्तिक, उसका फ्रेंड पल्लवी ये तीनों देखते रहते हैं कि देखते हैं कौन आता है इन पैसों को लेने के लिए। लेकिन थोड़ी देर के बाद साई कार्तिक को कॉल करके कहने लगता है कि सर उस लड़की ने मुझे मैसेज किया कि पैसे रिसीव हो गए। कार्तिक फटाफट से उस डस्टबिन के पास जाने पर उस डस्टबिन में वो पैसे मौजूद नहीं होते। बाद में पता चलता है कि इस डस्टबिन के अंदर एक छोटा सा होल है, उसी होल के जरिए से उस लड़की ने वो पैसे निकाल लिया। दूसरे दिन ये तीनों उस लड़की को तलाश करने लगते हैं। फाइनली एक दुकान वाला बंदा इस लड़की को पहचानकर कार्तिक से कहने लगता है, अरे सर इस लड़की को मैं जानता हूँ, 2 महीनों पहले ही इस लड़की की डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में। अब इस लड़की की फैमिली वाले भी यहाँ पर नहीं रहते। कार्तिक का फ्रेंड कहने लगता है, अरे यार हम जाने के बाद वो लोग मर रहे हैं या तो फिर मरे हुए लोगों को हम तलाश कर रहे हैं। खैर उसके बाद कार्तिक इन दोनों वीडियोस को बहुत ही डीपली एग्जामिन करने लगता है तो साफ पता लग जाता है कि ये दोनों फेक वीडियोस है। मतलब किसी ने मरे हुए लड़कियों के फोटो का इस्तेमाल किया। उसके बाद वो लड़की दोबारा साई को और कुछ पैसे मांगने लगती है। उसी रात ये चारों दोबारा उस एड्रेस पर जाकर उस लड़की का इंतजार करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लड़की साई को कॉल करके कहने लगती है कि उस रास्ते से एक आइसक्रीम वाला बंदा गुजरेगा, बिना उसके जानकारी के उसके बैग में वो पैसे डाल दो। तो ठीक उसी तरह से उस रास्ते से एक आइसक्रीम वाला बंदा गुजरने लगता है तो साई चुपके से उसके डस्टबिन के बैग में वो पैसे डाल देता है। उसके बाद धीरे धीरे कार्तिक इस आइसक्रीम वाले बंदे को फॉलो करने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद वो आइसक्रीम वाला बंदा अपने डस्टबिन के बैग किसी कूड़ादान में डाल देता है। जब एक पागल बंदा इस थैले को लेने के लिए आता है तो फटाफट से कार्तिक उस बंदे को पकड़ लेता है, लेकिन उस थैले में चेक करने पर इसमें पैसे ही मौजूद नहीं होते। कार्तिक को उस आइसक्रीम वाले बंदे के बारे में याद आता है तो जब उसकी तलाश कर रहा होता है तो एक अनजान बंदा अपने चेहरे पर मास्क पहनकर वहाँ से गुजरने लगता है। कार्तिक इस बंदे पर शक करते हुए उसको चेस करने लगता है, फॉलो करने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद वो बंदा कार्तिक के हाथों से मिस हो जाता है। लेकिन उसी जगह पर कार्तिक को एक सोने की चेन मिलती है, लॉकेट वाली चेन। खैर दूसरे सीन में हम संध्या को देखते हैं जो किसी जगह पर बंदी होती है और संध्या को किडनैप करने वाला और कोई नहीं उस स्कूल का कंप्यूटर टीचर होता है। इस बंदे का नाम होता है राहुल। बात ये थी कि कुछ दिनों पहले राहुल सड़क के पास आकर कुछ फोटोग्राफ्स खींच रहा था तो संध्या राहुल को पहचान कर इसको हाय हेलो बोलने के लिए आती है, लेकिन राहुल फटाफट से वहाँ से चला जाता है। तभी संध्या को इस पर शक होने लगता है। उसी रात संध्या राहुल के घर जाती है। उस वक्त राहुल अपने घर में मौजूद नहीं होता। जब संध्या राहुल का सिस्टम चेक करने लगती है तो इसमें काफी सारे सीक्रेट्स नजर आने लगते हैं, काफी सारे लड़कियों के फोटोग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं। तभी राहुल अपने घर में आने की वजह से संध्या फटाफट से नीचे आ जाती है। बस बहाना बनाने लगती है कि मैं ऋषिता के केस के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करने के लिए आई हूँ। राहुल समझ जाता है कि संध्या इस पर शक कर रही है, इसको कॉफी देने के बहाने से इसको बेहोश कर देता है। इस तरह से राहुल ने संध्या को किडनैप कर लिया होता है। प्रेजेंट डे पर संध्या राहुल से यही बात पूछने लगती है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। राहुल अपनी कहानी बताने लगता है कि एक्चुअली हमारी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। मेरे घर में मेरे माँ बाप, मेरी बहन हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन एक दिन रोड एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप की डेथ हो गई। मैं और मेरी बहन अनाथ हो गए। उसके बाद काफी सारी जिम्मेदारियाँ मेरे सर पर टूट पड़ने लगी, जैसे घर का रेंट एक्सेट्रा। एक दिन राहुल की बहन खून की वॉमिटिंग करके बेहोश हो गई। हॉस्पिटल में पहुंचाने पर डॉक्टर राहुल से कहने लगा था कि मैंने आपके माँ बाप को बताया था कि तुम्हारी बहन को हार्ट प्रॉब्लम है, फटाफट से उसका ऑपरेशन करना होगा वरना तुम्हारी बहन की जान को खतरा हो सकता है। यह सुनने के बाद राहुल के तो होश ही उड़ जाते हैं। राहुल अपनी जान पहचान लोगों को कॉल करके पैसे मांगने लगता है, लेकिन कोई भी राहुल की हेल्प ही नहीं करता। मरते वक्त राहुल की बहन ने राहुल से यही कहा, देखो भाई, जब तक हमारे पास पैसा है लोग हमारी इज्जत करेंगे, हम अपनी जरूरतों को पूरी कर पाएंगे। मेरे जाने के बाद तुम अच्छे से पैसे कमाना। इस तरह से बेचारी राहुल की बहन मर जाती है। एक दिन इसका घर का ओनर राहुल के पास आकर घर खाली करने के लिए कहता है, क्योंकि अब राहुल बैचलर है। उसके बाद राहुल पैसे कमाने का एक जबरदस्त आइडिया ढूंढ निकालता है कि ये भी लोगों को ब्लैकमेल करेगा। इस तरह से राहुल कुछ लड़कियों के फोटोग्राफ्स खींचकर
उनका डेटा हासिल करने लगता है। मरे हुए लड़कियों की फोटोज का इस्तेमाल करके कुछ लड़कों को ब्लैकमेल करने लगता है। राहुल संध्या से कहने लगता है कि जब सोसाइटी मेरे बारे में नहीं सोचती तो मैं क्यों सोसाइटी के बारे में सोचूं, इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। तभी राहुल के पास ये तीनों आ जाते हैं, कार्तिक, उसका फ्रेंड पल्लवी। एक्चुअली जब कार्तिक स्कूल गया था उस वक्त कार्तिक ने राहुल के गले में ये लॉकेट को देखा, उसी से कार्तिक पहचान लिया। उसके बाद क्या था, पुलिस वाले राहुल को गिरफ्तार कर लेते हैं ब्लैकमेलिंग के जुर्म में। हर क्लाइमैक्स में कार्तिक का फ्रेंड कार्तिक के पास आकर कहने लगता है अब तो संध्या मिल गई, जाकर उसे प्रपोज करो। कार्तिक कहने लगता है अगर मैं संध्या को प्रपोज किया तो पल्लवी मुझसे दूर हो जाएगी। एक्चुअली मैं संध्या से नहीं पल्लवी से प्यार करता हूँ। पल्लवी से क्लोज होने के लिए मैंने संध्या के केस को टेकअप किया, लेकिन अब पल्लवी मुझसे दूर हो जाएगी। तभी पल्लवी ये बातें सुन लेती है, कार्तिक को हक करने लगती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।